हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। क्लास 11वीं की ज्योग्राफी में मुझे यह चैप्टर काफ़ी पसंद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी यह चैप्टर उतना ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में सभी कंट्रीज एक साथ नहीं है, यानी कि हमें उनके बीच में समुद्र देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट टाइम में कहें तो हमें ज़मीन के बहुत सारे टुकड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे साबित होता है कि पहले एक साबुत ज़मीन थी जो कि टूटी नहीं थी। यानी कि आज का यूरोप और एशिया सब एक ही ज़मीन के पार्ट थे जो आगे चलकर किन्हीं कारणों की वजह से टूटे और बिखरे, जो कि आज के वर्तमान समय में 7 महाद्वीप बने, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पहले हम उन थ्योरीज को पढ़ेंगे जिससे साबित होता है कि आज के जो 7 महाद्वीप है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स है, यह पहले एक ही ज़मीन के पार्ट थे। पहली थ्योरी है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपके सामने अटलांटिक ओशन की कोस्टल एरिया की एक इमेज है। इसकी जो सिमेट्री है वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से काफ़ी मिलती जुलती है। यानी कि अटलांटिक ओशन एरिया का कोस्टल वाला यह पार्ट पहले इन सभी कॉन्टिनेंट्स का पार्ट हुआ करता था। ये सभी कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही ज़मीन के हिस्से थे। इस तरह की थ्योरी को सबसे पहले 1596 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने दिया। फिर बाद में एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप बनाया जिसमें इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को एक साथ दिखाया गया था। फिर बाद में 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पेश किया, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को उन्होंने पेश किया। इसके अंदर यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर कॉन्टिनेंट्स और ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो ऑफ किया जाता है। अब देखिए, वैगनर अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बोलते हैं कि आज के ये जो 7 महाद्वीप हैं, यह पहले एक ही भूखंड के भाग हुआ करते थे जिसे हम पैंजिया बोलते हैं, और इसके चारों तरफ से महासागरों ने इसे घेर रखा था जिसे हम पैंथालासा बोलते हैं। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। आज के ये जो 7 महाद्वीप हैं, पहले ये एक ही भूखंड के पार्ट हुआ करते थे जिसे हम पैंजिया बोलते हैं, और इसको चारों तरफ से महासागरों ने घेर रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंथालासा बोलते हैं। तो पैंजिया और पैंथालासा में कंफ्यूज मत होना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अल्फ्रेड वैगनर बोलते हैं कि आज से 20 करोड़ साल पहले पैंजिया 2 हिस्सों में टूट करके अलग हुआ। पहले हिस्से को बोलते हैं लारेशिया और दूसरे हिस्से को बोला गया गोंडवाना लैंड। अगर हम इनकी डायरेक्शन को देखी जाए तो पहला हिस्सा नॉर्थ की तरफ मूव हुआ तो दूसरा हिस्सा साउथ की तरफ मूव हुआ। तो बाद में लारेशिया और गोंडवाना लैंड के भी कई हिस्से बट गए, जो आज के प्रेजेंट टाइम में 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। वैगनर यहाँ पर एविडेंस देता है कि आज के ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यह पहले एक ही ज़मीन के टुकड़े थे। तो फिर चलिए जानते हैं उन एविडेंस के बारे में। पहला एविडेंस है द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महाद्वीपों में समानता। देखिए, अगर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कोस्टल लाइनों को जोड़ा जाए तो यह इतने मिलते जुलते हैं कि ये पजल के रूप में आपस में फिट बैठ जाए। 1904 में बुलर्ड ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र बनाया, और जिसमें कोस्टल लाइन में मैचिंग भी देखने को मिली, यानी कि रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन। देखिए, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से यह पता लगाया जा सकता है कि वह चट्टान कब बनी। तो 200 करोड़ वर्ष पुराने चट्टानों की पट्टी हमें ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। यानी कि इससे यह साबित होता है कि आज का ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका यह पहले एक ही ज़मीन के टुकड़े थे। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की कोस्टल लाइन पे हमें समुद्री निक्षेप देखने को मिलते हैं, जो कि यह जुरासिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि पहले वहाँ पर समुद्र नहीं था। तीसरा एविडेंस है टिलाइट। अब देखिए, हम यहाँ पर समझते हैं कि टिलाइट क्या है। सरल भाषा में देखा जाए तो टिलाइट एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अवसादी चट्टान भी बोलते हैं, जो कि यह हिमानी निक्षेपण, जिसे हम इंग्लिश में डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर बोलते हैं, उससे टिलाइट बने। अब देखिए, हम यहाँ पर समझते हैं कि हिमानी निक्षेपण होता क्या है।
जैसे कि आपने बर्फ़ के पहाड़ देखे होंगे, तो किसी ना किसी कारण की वजह से बर्फ़ बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से टूटकर या बिखर कर एक जगह से दूसरी जगह पे वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। जहाँ पर बर्फ़ का जमाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण की जगह बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टिलाइट किसे बोलते हैं। तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में गोंडवाना श्रेणी के तलछट, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्स बोलते हैं, यह सेडिमेंट्स दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में 6 विभिन्न जगहों पर देखने को मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी में हमें काफ़ी मात्रा में टिलाइट्स देखने को मिलते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह जगह काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ में ढके रहे होंगे। इसी तरह के सैंपल हमें अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि गोंडवाना श्रेणी में पाए जाने वाली सेडिमेंट्स की यह समानता से यह प्रूफ होता है कि यह जितनी भी सारी जगह है यह पहले एक ही ज़मीन के भाग हुआ करती थी। नेक्स्ट एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट, जिसे हम हिंदी में प्लेसर निक्षेप भी बोलते हैं। घाना तट पर बड़े बड़े गोल्ड के डिपॉजिट देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चट्टानों की श्रेणियाँ उतनी देखने को नहीं मिलती। और ऐसा ही ब्राज़ील में सोना युक्त शिराएँ देखने को मिलती हैं, यानी कि गोल्ड बियरिंग विंग्स देखने को मिलती हैं। यानी कि कुल मिलाकर वैज्ञानिकों का यहाँ पर कहना है कि घाना पहले ब्राज़ील का पार्ट हुआ करता था, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी में वह टूटकर अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जीवाश्मों का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। पहले हम जान लेते हैं कि फॉसिल्स होते क्या है। देखिए, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी जीव जंतु, जैसे कि पेड़ पौधे या फिर कोई भी एनिमल, जब वह मर जाता है और उसकी डेड बॉडी दो पत्थरों के बीच में सुरक्षित रह जाती है, उसी को ही हम फॉसिल्स बोलते हैं। और ये फॉसिल्स कई हजारों या फिर लाखों साल तक भी हमें इसके एविडेंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है कि कौन से फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं, डायनासोर्स के देखने को मिलते हैं, या फिर हाथियों के वो प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो हमें आज देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे कि मैमल्स। चलिए दोबारा आते हैं जीवाश्मों के वितरण पे। अब जरा मान के चलिए कि जल और स्थल दोनों में ही पौधों और जीव जंतुओं की समान प्रजातियां हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़ करके देखा। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर लेमुरिया का नाम दिया। यानी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका पहले एक ही ज़मीन के भाग हुआ करते थे। अब इस तथ्य को दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। मेसासारस एक छोटा रेंगने वाला जीव है, जो कि सिर्फ उथले और खारे पानी में ही रह सकता है। उथले पानी का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ पर पानी कम हो, जैसे कि तट या फिर किसी जल स्रोत का किनारा। मेसासारस दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण कैप प्रांत में देखने को मिलते हैं, और यह ब्राज़ील में भी देखने को मिलते हैं। अब जरा देखिए, इन दोनों देशों की जो बीच की दूरी है वो करीबन 4800 किलोमीटर दूरी है। यानी कि जीवों में पाई जाने वाली समानता के आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्राज़ील अफ्रीका का पार्ट रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रवाह संबंधी बल, यानी कि फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। देखिए, अल्फ्रेड वैगनर कहते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दो कारणों की वजह से हो सकती है। पहला है पोलर फ्लिंग फोर्स, दूसरा है टाइडल फोर्स, जिसे हम ज्वारीय बल भी कहते हैं। अब समझिए कि पोलर फ्लिंग फोर्स है क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अर्थ इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभरा हुआ है, और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, और पृथ्वी के घूर्णन के वजह से ही पोलर फ्लिंग फोर्स क्रिएट होता है। दूसरा बल है ज्वारीय बल, जिसे हम इंग्लिश में टाइडल फोर्स भी बोलते हैं। अब जरा समझिए कि टाइडल फोर्स आता कहाँ पर है और ये क्रिएट होने की इसकी वजह क्या है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। पहली बात, जो ज्वार है वो हमेशा समुद्र में देखने को मिलता है, और ये जो ज्वार आता किस वजह से, ये समुद्र में चंद्रमा और सूर्य की अट्रैक्शन पावर से ये ज्वार उत्पन्न होता है। देखिए, अल्फ्रेड वैगनर को लगता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ वो इन दो बलों से हुआ, लेकिन आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए इन दो शक्तियाँ ये पर्याप्त होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए।
ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।